आप सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, जनसुलभ पुस्तकालय के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रचनाकार द्वारा रचना पाठ स्तंभ के अंतर्गत आज हम लोग अपने बीच सुपरिचित कथाकार भालचंद्र जोशी जी को पाकर अत्यंत हर्षित है। आज वे हम सबके बीच अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदना से ओतप्रोत कहानी सुनाएंगे, एक पत्ता चांद। इस कहानी की भाषा पर्यावरण और प्रेम को लेकर कथा की बुनावट किस तरह की है, इस पर काफी चर्चा हुई है। यह कहानी जब पूर्वाग्रह में छपी तब भी कई ऐसी महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं लेखक को मिली। वर्तमान में मित्रों, यह कहानी भालचंद्र जोशी जी के कहानी संग्रह तितली धूप में प्रकाशित है। तो हम आज उनसे यह कहानी सुनेंगे और आज एक बेहद खास अवसर भी है। हमारे लेखक भालचंद्र जोशी जी का आज जन्मदिन है, तो इस अवसर पर हम लोग उन्हें अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं। भालचंद्र जोशी जी, नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार नमस्कार आप सभी को, और आपको भी अर्पण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपका जन्मदिन है। आपने जी। अब तक 67 बसंत देखे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, हमारी ओर से यह प्रयत्न रहता है कि किसी बहाने लेखक के रचना कर्म तक हम लोग पहुंच सके। ऐसे में उसके जन्मदिन पर उसके द्वारा कहानी पाठ या किसी और विधा में रचना पाठ का अपना एक विशेष संदर्भ होता है, खुशी के पल होते हैं। और आज हमारे इस अनुरोध को मानते हुए भालचंद्र जोशी जी हम सभी के बीच हैं। अच्छा लग रहा है। आप सभी जानते हैं कि भालचंद्र जोशी जी की कहानियां कितनी खास हैं और उसमें अलग अलग विषयों पर, पर्यावरण को लेकर, जंगल को लेकर, मानवीय मूलभूत भावों और सरोकारों को लेकर जिस तरह की बातें की गई हैं, वे बेहद उल्लेखनीय हैं। इस कहानी में भी ऐसे कई महत्वपूर्ण तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं। आप सभी जानते हैं, फिर भी एक संक्षिप्त सा परिचय देता हुआ चलूं, उसके बाद हम सीधे इस कहानी पर आएंगे। तब तक कुछ और मित्रगण हमसे जुड़ जाएंगे और इसके बाद हम भालचंद्र जोशी जी से उनकी कहानी सुनेंगे। जी मित्रों, भालचंद्र जोशी जी का जन्म 17 अप्रैल यानी आज ही के दिन 1956 को हुआ। वे पेशे से इंजीनियर रहे। 8वें दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने कहानी लिखना आरंभ किया। आदिवासी जीवन पद्धति और कला के अध्ययन से काफी संबंध रखते हैं। निमाड़ की लोक कलाओं और लोक कथाओं पर भी इनका काम है। चित्रकला में भी सक्रिय रुचि रखते हैं और देश के कई नामचीन अखबारों के लिए इन्होंने समसामयिक विषयों पर लेखन कार्य किया है। कुछ समय तक लघु पत्रिका यथार्थ का संपादन भी किया। इसके अतिरिक्त हम सभी जानते हैं कि जो कथा देश का नवलेखन अंक आया था जुलाई 2002 में, उसके संपादन का काम, वह जिम्मेदारी भालचंद्र जी ने उठाई। इसी तरह पाखी पत्रिका का जो प्रेम विशेषांक आया था अगस्त
सितंबर 2020 में वह संपादक की जिम्मेदारी भी भालचंद्र जोशी जी को दी गई। इसी तरह दैनिक आज की जनधारा समाचार पत्र, रायपुर की साहित्य वार्षिकी जो अभी गत वर्ष ही आई है, इन सब का संपादन कार्य जो है भालचंद्र जोशी जी ने किया। और मुझे लगता है भालचंद्र जी, यह जो साहित्य वार्षिकी है, यह 2022 की जगह 2023 में आई, ऐसा कुछ है? ये दोनों 2022 में भी आई है, 2023 में भी आई है। ओके, जी जी। और मित्रों, भालचंद्र जोशी जी ने टेलीविजन के लिए क्लासिक सीरीज में फिल्म लेखन का कार्य किया है। इनकी कहानियों का भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद इनकी कहानियों के हुए हैं। अगर हम कहानी संग्रहों के नाम लें तो इनके कहानी संग्रह हैं नींद से बाहर, पहाड़ों पर रात, चरसा, पालवा, जल में धूप, हत्या की पावन इच्छाएं, तितली धूप, जो जिस संकलन से आज की यह कहानी पढ़ी जाएगी। कथा आलोचना की जो इनकी पुस्तकें हैं, उनमें यथार्थ की यात्रा और कहानी, स्वप्न, यथार्थ और संवेदना, ये महत्वपूर्ण है। उपन्यास, इनके लिखे उपन्यासों की बात करें तो प्रार्थना में पहाड़ और जस का फूल बेहद उल्लेखनीय उपन्यास हैं। प्रार्थना में पहाड़ का मराठी में अनुवाद भी हुआ। इसी तरह कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित भालचंद्र जोशी जी की कथा यात्रा भी बेहद महत्वपूर्ण है, रोचक है, और कुछ ऐसी चीजें उसमें हैं जिसे कई मित्रगण जानेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो क्यों नहीं एक संक्षिप्त सी कथा यात्रा, कुछ ऐसे खास खास पड़ाव हम आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनसे सुनते चलते हैं और फिर उनसे कहानी सुनेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात की शुरुआत क्यों नहीं पालवा कहानी के उस संदर्भ से हो जिसे मैंने भी सुना था पहली बार अपूर्व जोशी जी के मुख से, जब पाखी के एक कार्यक्रम में मैं भी आमंत्रित था। भालचंद्र जी थे और तमाम दूसरे बड़े लेखक थे। तो उसमें अपूर्व जोशी जी कैसे इस कहानी से प्रभावित होकर अपनी पूरी दिशा ही बदल देते हैं, यह कितनी बड़ी बात है किसी कहानीकार के लिए कि उसके रचे हुए से कोई संवेदनशील व्यक्ति सीधे किसी और दिशा में जाने की सोचने लगता हो। तो हम कथा यात्रा में जो पहले इस बात को ही सुनते हैं कि पूरा संदर्भ क्या है पालवा कहानी का और उसके प्रभाव का। भालचंद्र जोशी जी, स्वागत। जी, धन्यवाद। नहीं, ऐसा कोई बहुत विशेष बड़ा संदर्भ नहीं है। यह कहानी ज्ञानोदय में 2008 में प्रकाशित हुई थी और इस कहानी को जैसे अपूर्व जोशी ने अपने प्रवेशांक के संपादकीय में भी लिखा था और कई आयोजनों में वो ये बात मुझसे बोले भी थे कि जब मैं नीचे हॉल में, डाइनिंग हॉल में आ रहा था खाना खाने के लिए, तो माँ ने मुझे कहा कि ये कहानी ज्ञानोदय में प्रकाशित हुई है, इसे पढ़ो। मुझे बोले ऑफिस जाने की जल्दी थी, बोले क्योंकि हम पत्रिका एक अंग्रेजी निकालने की पूरी तैयारी कर चुके थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी, तो सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे। पर वो कहानी चूँकि माँ ने कहा तो मैंने टेबल पर ही बैठकर पढ़ी, डाइनिंग टेबल पर। लेकिन जैसे ही वो कहानी पूरी हुई कि फिर मैं दिन भर कोई काम नहीं कर पाया और ना ऑफिस गया। फिर मैंने शाम को ऑफिस में फ़ोन किया कि अब हम अंग्रेजी पत्रिका नहीं निकालेंगे, हम हिंदी की पत्रिका निकालेंगे और वो भी साहित्यिक पत्रिका निकालेंगे। इस कहानी ने मुझे भीतर तक हिला दिया कि एक बच्चे को लेकर, बाल मनोविज्ञान को लेकर इस तरह की कहानी हिंदी में मौजूद है। मुझे बोले बेहद अचरज हुआ और खुशी भी हुई। फिर मैंने अनेक कहानियाँ इस तरह की बाल मनोविज्ञान को लेकर जो लिखी गई थी उनको खोजी, पढ़ी
लेकिन मुझे लगा कि इस कहानी से बेहतर कहानी बाल मनोविज्ञान को लेकर बहुत ही कम लिखी गई है, न के बराबर। तो ये बातें मुझे नहीं पता थी, पर ये बात जब दिल्ली के एक लेखक ने मुझे फ़ोन कर किया कि आपको मालूम है कि कल के आयोजन में उन्होंने इस तरह की बातें कही, तो मुझे पता नहीं था। मैं अपूर्व जोशी को बहुत जानता भी नहीं था। लेकिन उसके बाद हम लोगों की मित्रता हुई, फिर मैं उनसे मिला, तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि ये कहानी को मेरी बहुत इच्छा है कि इस पर फ़िल्म बनाई जाए। उन्होंने कुछ लोगों से मुझे मिलवाया भी, लेकिन वो बात कोई सिरे चढ़ी नहीं, वो फिर कभी और। तो कुल मिलाकर इतनी ही बात है वो। हेलो। जी 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 बिल्कुल। जी। और जब आपके कथाकार की यात्रा पर हम लोग आज आपके हाँ। जन्मदिन के इस अवसर पर कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो एक दो और कुछ ऐसे प्रसंग जो जी। आपको भुलाए न भूलते हो, ऐसे कुछ और। देखिए, कोई भी जो लेखक बनता होगा, मैं सोचता हूँ कि बहुत आकस्मिक रूप से बनता है। कोई तय करके मुझे नहीं लगता कि लेखक बना जाता है। एक घटना दुर्घटना की तरह जीवन में ये चीज़ें घटित होती हैं। मैं बहुत छोटा, मतलब ये समझिए कि हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था। मेरे बड़े भाई के एक दोस्त थे, तो वो मैं किताबें पढ़ता रहता था, तो उस समय मैंने कहानी लिखी। तो उन्होंने बहुत मुझे लताड़ा कि क्या कहानी लिखी है तुमने? तुमने अभी क्या-क्या पढ़ा है? तो मैंने कहा भाई प्रेमचंद पढ़ा है, ये वो बताया, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, इन लोग। ये लेखक तो ठीक है, लेकिन अभी तुमको बहुत पढ़ना है। और उन्होंने तमाम दूसरे लेखक बताए, जो उन दिनों निर्मल वर्मा से लगा के फिर जितने बात के थे नई कहानी के, और दूसरे लोग, फिर जो साठोत्तरी कहानी के थे, ज्ञान रंजन वगैरह, इन सारे नाम बताए। मैंने इन सब लोगों को खोज खोज कर पढ़ा। फिर मैंने जब तक 2-3 कहानी लिख ली थी, मैंने कहा भाई देखो ये कहानी। उन्होंने कहा नहीं यार, हिंदी का पढ़ने से क्या होता है, अभी तुम बाहर का पढ़ो। तुमने दोस्तोयेव्स्की पढ़ा, चेखव पढ़ा, गोरकी पढ़ा। मैंने रशियन लिटरेचर खोजा, वो सारे अनुवाद पढ़े, अंग्रेजी का पढ़वाया। उस आदमी ने मुझे इतना पढ़वाया, पर मेरी कहानी न छपने दे वो। आखिर 20-22 कहानियां हो गई थी, तो मैंने एक कहानी उससे पूछे बगैर भेज दी। एक पत्रिका निकलती थी, 2 कहानियां, एक नई दुनिया में भेजी, एक साक्षात्कार में। वो दोनों कहानियां छप गई। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए कहानियां तो छप गई। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा ये कहानियां तो पहले भी छप जाती, पर तुम्हें पढ़ने की जरूरत बहुत ज्यादा है। पढ़े बगैर कोई बात नहीं बनती एक लेखक की। तो वो बात मैंने आज भी गांठ बांध कर रखी, और मैं भी नए लेखकों से ये बात कहता हूं कि अच्छे लेखन का रास्ता अध्ययन से होकर ही जाता है। पढ़े बगैर एक लेखक के सामने कोई चारा नहीं है। वो कितने भी बड़े जीवन अनुभव हो, लेकिन लिखने की तमीज़ आपका अध्ययन, आपका ज्ञान ही आपको सिखाता है। तो उसके बाद फिर मैंने सारिका में भेजी और दूसरी धर्मी वगैरह में भेजी, और कहानियाँ छपने लगीं। तो इस तरह सिलसिला बनता चला गया फिर आगे की ओर। जी। जी। सारिका और धर्मयुग से जुड़ी कुछ बातों को याद करें, क्योंकि वे सारिका अपने में उस जमाने समय की कमलेश्वर थे संपादक, और उनको कहानी भेजी तो करीबन 3-4 महीने बाद उनका जवाब आया। एक छोटी-सी चिट्ठी थी कि हम समांतर विशेषांक में आपकी कहानी छाप रहे हैं। वो बात है 1977 की। मतलब ये समझिए 20-21 बरस का था मैं उस समय, तब वो कहानी छपी थी सारिका में। तो वो बड़ा अच्छा लगा, बहुत बड़ी घटना थी सारिका में, जो उस समय उसका सारिका एक। उस कहानी का नाम भी बतलाएं। उस कहानी का नाम था अपाहिज धूप। वो मजदूरों को लेकर लिखी गई कहानी थी। वो कहानी उन्हें पसंद भी आई थी। वो कहानी छपी थी समांतर विशेषांक में। जी जी। 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 और धर्मयुग की कोई ऐसी बात? धर्मयुग में नहीं फिर छपी। मैंने वो कहानी, मुझसे गलती हुई कि मैंने वो कहानी पहल को भेज दी थी। तो 2 जगह भेजने से कौन सी कहानी? वो एक कहानी थी पहाड़ों पर रात। ओके, हाँ। तो फिर उन्होंने वो कहानी नहीं, धर्मयुग ने उन्होंने कहा कि आपने वहाँ भेज दी है तो फिर वहीं छपने दीजिए। हम जी। फिर बोले ऐसा भविष्य में करना भी नहीं। तो मैंने उस बात को भी याद रखा कि सही बात है, एक कहानी 2 जगह नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि दोनों जगह से स्वीकृति आ गई थी। हाँ लेकिन हाँ। मैंने पहल को प्राथमिकता दी। मैंने कहा पहल में छपना चाहिए। तो इस जी तरह जी से। जी। और बाद में और किस तरह की जो एक कथाकार की यात्रा रही दूसरी पत्रिकाओं में,
या पहल में ही कुछ और दूसरी कहानियां, या कोई और पहले आप कोई साक्षात्कार मतलब कोई पत्रिका, कथा देश, हंस वगैरह कोई पत्रिका ऐसी नहीं बची ना छपी, पर इन सब के बीच क्या ज्ञान रंजन से या राजेंद्र यादव जी से लगातार बातें होती रहती थी। हम संपर्क में बहुत थे, क्योंकि मैं प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़ा हुआ था उस समय, तो मुलाकातें भी बहुत होती थी, आयोजनों में भी जाते थे। पर एक बात जरूर थी कि मुझे बहुत जल्दी ये चीज समझ में आ गई कि संगठन अलग चीज है और लेखन अलग चीज है। आप सांगठनिक प्रतिबद्धता को रचनात्मक प्रतिबद्धता नहीं बना सकते, दोनों भिन्न चीजें हैं। सांगठनिक प्रतिबद्धता और रचनात्मक अभिव्यक्ति के दोनों के तार भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं। तो इस चीज को मैंने बड़ी जल्दी समझ लिया, हालांकि उसके कोई दूसरे नुकसान भी उठाने पड़े, लेकिन लेखन में मुझे इसके बड़े फायदे हुए। जी एक जैसी कहानियां नहीं आई, क्योंकि मुझे लगा था कि जैसे मेरी जो सारिका में कहानी छपी थी, वो कई लोगों ने कहा कि मैंने उसको ये बहुत मार्क्सवादी रुझान की कहानी है, जबकि मैंने उस समय तक बहुत मार्क्स को इस तरह से पढ़ा भी नहीं था, बहुत बाद में पढ़ा उस कहानी को मैंने। जी जी। एक प्रतिक्रिया आ रही है जी। जयमाला जी की। वे लिख रही हैं कि पालवा कहानी पढ़ने के बाद आपका बंटी की याद आती है। हाँ, आपका बंटी उपन्यास था, बिल्कुल बिल्कुल, मनोज जी का उपन्यास था, बिल्कुल तो इस पढ़ा। आपकी इस कहानी, आपकी यह कहानी उन्हें मन्नू भंडारी के जी इस उपन्यास की जी याद दिला देती है। जी जी। और शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ है जयमाला जी, कल्पना मनोरमा जी, सत्य जी आनंद सांकीर्तायन जी, जी रजनी गुप्त जी, निरंजन जी श्रोत्रिय जी, जी शर्मिला जैन जी, रजनी जी रानी, जी चंद्र कला सिंह जी, जी और हमारे साथ के कुमार प्रसन्न, सरिता जी। कुमारी, और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। मित्रों, सभी को आपके मेरा कोई सवाल नमस्कार। हो, जी जी, आपके कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। और एक जी और सवाल मैं अपनी ओर से करते हुए हम बिल्कुल। सीधे जोशी जी की कहानी को सुनेंगे। एक सवाल यह भी, चूंकि आप एक लंबे समय से लिख रहे हैं, कई कहानी संग्रह, कई उपन्यास और कथा आलोचना में भी आपका काम है, जी तो संक्षेप में हमें यह बतलाएं कि आपके कथाकार की जो अपनी कथाकार के भीतर भी हम कई बार परिवर्तन महसूस करते हैं, भाषाई स्तर पर, कथ्य के स्तर पर, या जो कुछ दूसरे धीरे धीरे क्रमशः तोड़ फोड़ करने का जो साहस आता है किसी लेखक में, तो अपने भीतर शुरुआत से अब तक किस तरह के परिवर्तन पाते हैं, उनमें से कुछ एक ऐसे जो बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई पड़ते हो तो भी बताएं। जी। तो निरंतर आते हैं बदलाव, और मैं सोचता हूँ एक लेखक के लिए बदलाव निरंतर आते रहना जरूरी भी है। वो बदलाव किसी भी तरह के हों, लेकिन अपने आप को निरंतर तोड़ते मरोड़ते रहना चाहिए, वरना टाइप्ड हो जाएगा, एक ही तरह की कहानियां फिर सामने आएंगी। वो एक ही तरह के अनुभवों को फिर लेखक दोहराने लगता है, और यही सबसे ज्यादा जरूरत होती है लेखक को अपने आप के भीतर बदलाव महसूस करने की, बदलाव लाने की, तोड़ने की। तोड़े बगैर लेखक आगे की चीज नहीं लिख पाएगा। पिछला मोह उसे हमेशा उसी को दोहराने के लिए उकसाता रहता है, और इस चीज से इस मोह भंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसको तोड़े बगैर आगे की रचना के दरवाजे नहीं खुल पाते हैं। तो मैंने जब शुरुआती कहानियां लिखी थी, वो बहुत पारिवारिक किस्म की थी, मध्य वर्ग की जो अभावों की कहानियां थी। फिर मार्क्सवाद वगैरह ये सब जब पढ़ा, तो मुझे लगा कि दुनिया और बड़ी है, दुनिया के दुख और ज्यादा बड़े हैं। फिर उस तरह की कहानियां लिखी। फिर जब मुझे लगा कि मार्क्सवाद का भारतीयकरण किए बगैर भारत में उस तरह की चीजें संभव नहीं है, तो फिर मैंने यथार्थ को दूसरे तरीके से देखना शुरू किया, और उन चुनौतियों को मैंने महसूस किया कि अपनी कहानी में किस तरह ला सकता हूँ। मैंने प्रेम कहानियां भी लिखी, एक ये नया बदलाव भी था। फिर मैंने प्रेम कहानी और यथार्थ के संतुलन को लेकर भी कहानियां लिखी, कि ऐसी क्या चीजें जीवन में घटती हैं जो प्रेम से ज्यादा दूसरी चीजें जरूरी हो जाती हैं। तो मुझे लोग कहते हैं कि आपकी प्रेम कहानियां हैं, पर मैं सोचता हूँ कि प्रेम से मोह भंग की कहानियां हैं एक तरह से। तो क्योंकि शुद्ध प्रेम कहानियां लिखना आज के समय में वैसे बहुत कठिन काम है। जो लिख लेते हैं सचमुच कमाल करते हैं वो। जी जी। जब आप यह बात कह रहे हैं कि दरअसल वे प्रेम से मोहभंग की कहानियां हैं, हाँ उनमें से कुछ एक कहानियों के अगर आप नाम लें
अपनी ही कहानियों मेरा के एक तो पूरा संकलन बारे में। आया है प्रेम कहानियों का, जल में धूप। उसमें आप देखिए बहुत सारी कहानियां, पर उसके बाद भी मैंने लिखी है। लौटा तो भय एक कहानी है, जो एक दलित लड़के और ब्राह्मण लड़की की प्रेम कहानी है। प्रेम कहानी का केंद्रीयता वो प्रेम की लेकर चलता है, लेकिन फिर तमाम चीजें आती है। जाति का दंश आता है, बेरोजगारी का आता है, बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है। गांव के दूसरे पूर्वग्रह जो रहते हैं ग्रामीणों के, वो उनसे जुड़ जाते हैं। उनके शहरों में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, वो सारी चीजें आती है। मैं सोचता हूँ खालिस प्रेम कहानी के साथ साथ दूसरी चीजें, एक यथार्थ जो हमारे जीवन का, हमारे समय का जो सच है, वो उसके समांतर चलते रहना चाहिए। अब मतलब जैसे ये अरे एक एक जी। पत्ता चांद कहानी है, ये बिल्कुल यूं पहले पाठ में खालिस प्रेम कहानी लगती है, लेकिन इसमें पर्यावरण को लेकर बात है, जंगलों को लेकर बात है, पेड़ों को लेकर बात है, वनस्पति को लेकर बात है, और प्राणियों को मतलब पंछियों को लेकर बातें हैं। तो तमाम चीजें इस तरह से आई हैं। हालांकि मैं ऐसी सायास नहीं करता हूँ, पर लिखते लिखते चीजें उस तरह से उसमें उतरती चली जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अवचेतन में इस तरह की चीजें रहती हैं कि प्रेम के समांतर दुनिया में ये चीजें भी हैं, इनको भी कहानी में जगह मिलनी चाहिए। जी। प्रेम पर लिखते हुए भी, प्रेम की कहानी कहते हुए भी, जो परिवेश की संपूर्णता है या उसकी बिल्कुल। जटिलता है, बिल्कुल। आपका कथाकार उसके प्रति आग्रही होता है, हाँ उसको हाँ। स्वीकार कर रहा होता है, उसके बिल्कुल। साथ चल रहा होता है। जी। मैं आगे भूल न जाऊं और टिप्पणियों के बीच यह प्रश्न कहीं छूट न जाए, तो यह प्रश्न भी ले लेते हैं। हमारे साथ कल्पना मनोरमा जी जुड़ी हुई हैं। उनका प्रश्न है कि आपसे, कि भालचंद्र जोशी जी, आपकी कहानी में दर्शन और विचार कथ्य के समानांतर चलते रहते हैं, तो इस कार्य को आप कैसे करते हैं? ये आपने, यदि आपका ये प्रतिक्रिया की तरह है, तो मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद दूं, क्योंकि देखिए कहानी, और खास करके प्रेम कहानी में दर्शन की उपस्थिति सबसे कठिन होती है, बेहद कठिन होती है। मेरी कहानी जैसे जंगल कहानी है, और फिर नदी के तहखाने में है। तो इन कहानियों में मैंने अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन एक किस्म की दार्शनिकता मेरे भीतर है, क्योंकि मैं बहुत एकाकी किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं बहुत कहीं ज़्यादा आता जाता नहीं हूँ, कोई से घुल मिल नहीं पाता हूँ। तो वो अकेलेपन ने मुझे दर्शन की तरफ मोड़ा, और फिर मैंने इस तरह की चीज़ें पढ़ी भी बहुत। तो हमारे अवचेतन में हमारी जो मानसिकता है वो बहुत काम करती है। हमारा वो एकाकीपन है, हमारा जो अकेलापन है, हमारा जो एकांत है, वो हमें प्रेम, दर्शन और सामाजिकता के अंतर संबंधों के बीच निरंतर धकेलता रहता है। वहीं से हम अपनी चीज़ें और ढूंढ कर लाते हैं, और विचार इन्हीं के बीच से निकल कर आता है। वो उसके लिए हम जगह बनाते हैं कहानी में। लेकिन जो हम कहानी का स्वभाव है, जो लेखक का स्वभाव है, वो दर्शन की तरफ खुद ब खुद मुड़ जाता है। ये यदि उनको विशेषता लगी है, तो मैं उनको धन्यवाद कहूँगा कि ये मुझे उपलब्धि की तरह लगता है, कभी आरोप की तरह नहीं लगा। जी। जी। जी शुक्रिया। और मित्रों से अनुरोध कि वे अपने प्रश्न बीच बीच में रखते रहें। अब हम लोग कहानी पाठ शुरू करते हैं। अब जो भी प्रश्न आएंगे उसे हम इस कहानी पाठ के बाद लेंगे। तो आइए हम लोग आदरणीय भालचंद्र जोशी जी से उनकी कहानी सुनते हैं, एक पत्ता चांद। जी स्वागत। बारिश तेज हो गई। कुछ देर पहले नदी के दूसरे किनारे पर नजर आ रही बानी अब एक रंगीन धब्बा हो चुकी थी। कुछ देर पहले वह इसी पार थी। नाव में भीड़ थी, एक ही व्यक्ति के लिए जगह थी। मैंने जिद की तो बानी चली गई। मैं काफी देर तक नाव में खड़ी बानी को देखता रहा था। कुछ देर बाद तो ऐसा लगा जैसे नाव नहीं, बानी ही पैदल नर्मदा पर चलती हुई उस पार जा रही है। मैं नर्मदा के पानी पर बानी के पैरों की छाप खोजने लगा। पानी लगी मिट्टी पर चलते हुए पैर थोड़े धंस जाते हैं। मैंने सोचा बानी के पैर भी नर्मदा पर दौड़ते हुए थोड़े धंसे होंगे, लेकिन जल पर बानी के पैरों के निशान नहीं थे।
उसके पैर नर्मदा की जल राशि में धंसे नहीं होंगे या फिर बारिश ने मिटा दिए हैं। बानी ने बताया था, नर्मदा कितने भी गुस्से में हो, कितनी भी उफान पर हो, उसे डर नहीं लगता है। नर्मदा और बानी के बचपन से गहरे और आत्मीय संबंध रहे हैं, जैसे कहें कि जन्म से ही गहरे संबंध हैं। बानी तो कई बार कहती है कि मुझे लगता है मैं अपनी माँ की नहीं, नर्मदा की बेटी हूँ। लेकिन नर्मदा तो चिरकुंवारी है, मैंने उसे रोका था। वह क्षण भर चुप रही थी, फिर बोली थी, तो क्या हुआ? वह माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन माँ कही तो जा सकती है। पानी की बातें सुनकर मेरे मन से नदी का डर पूरी तरह से तो नहीं गया, लेकिन उससे उस तरह का प्रतिवाद करना बंद कर दिया। जब पानी की बातें भरोसे से भीगने लगी, तो मुझे भी नदी में, उफनती नदी में सौंदर्य नजर आने लगा। मुझे यह बात ठीक लगी कि नदी की बाढ़ में बस्ती का पानी से घिर जाना नदी का दोष नहीं है। बताओ तुम, बस्तियों में बाढ़ का पानी आ जाए तो इसमें नदी का क्या दोष? बानी ने उसकी बात का विरोध किया था। बस्तियां बरसों पुरानी है, मैंने बानी को समझाना चाहा था। कितनी पुरानी? नदी तो हजारों बरस से बह रही है। हमने उसके किनारों पर गांव बसाए, उसके विस्तार के रास्ते पर बस्तियां बसाई। वह नदी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी। मैंने उसे बहुत समझाया था कि गांव में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन नदी के प्रति उसका लगाव जिद की हद तक था। नदी के किनारे रहने का सुख उठाने के लिए समझो, ये छोटी सी कीमत है, वह हंसकर बोली थी। नर्मदा की बाढ़ उसके मन को अदम्य उत्तेजना से भर देती है। घर से हम लोग सिर्फ नर्मदा के इस तट तक आए थे, लेकिन उफनती नर्मदा में बानी के लिए क्षिप्र खिंचाव था। वह दूसरे तट पर जाने के लिए बेचैन हो गई। नाव में एक ही व्यक्ति के लिए जगह खाली थी, तो वह उसकी परवाह किए बगैर नाव में बैठ गई। जाने कौन सी अजान बुलाहट थी उस कोलाहल करती जल राशि में कि बानी नाव में सवार हो गई। जो मेरे लिए भय था, वह उसके लिए आनंद था। जिन लहरों में मैं काल का नर्तन देख रहा था, बानी उसमें प्रत्यक्ष सौंदर्य का दृश्य देख रही थी। मैं बारिश से बचने के लिए तट पर पेड़ के नीचे आ गया। बारिश के कारण तट निर्जन हो गया था। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि बाहर से ज्यादा बारिश मेरे भीतर हो रही है। माहौल में नमी का स्पर्श बस चुका था। मेरे भीतर एक हरा जंगल है जो निरंतर इस बारिश में भीग रहा है। मैं कोशिश करूं तो भीतर के सूने जंगल में उतर सकता हूँ। भीतर के बारिश में अकेले भीगना चाहता हूँ। फिर लगता है भीतर का कोई एक हिस्सा ऐसा भी है जो अभी सूखा है। बारिश भीतर के जंगल के उस हिस्से तक नहीं पहुंची है। बहुत मुमकिन है कि उस हिस्से पर बारिश हुई हो, लेकिन बारिश के बाद पेड़ों पर ठहरी रह गई हो और नीचे जमीन और जंगल की जड़ें सूखी रह गई हों, जैसे कपड़ों पर बारिश के बूंदे गिरे और देह की त्वचा सूखी रह जाए। कई बार तो देह की त्वचा पर बारिश की बूंदें गिरती रहती है, फिर भी मन का हिस्सा सूखा रह जाता है। बादल कुछ घने हो गए तो पेड़ के नीचे हल्का सा धुंधलका पड़ गया। हल्के अंधेरे में भी बारिश नजर नहीं आती है, लेकिन बारिश के होने का एहसास बना रहता है। बानी इस समय मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसके साथ होने का एहसास है, जैसे बानी मेरे भीतर है। मेरे भीतर अंधेरे में हो रही बारिश को मैं सुन रहा हूँ। फिर लगा बानी भीतर हो रही बारिश में भीग रही होगी। वह मेरे भीतर भीग भी रही है और बारिश को सुन भी रही है। अंधेरे में हम दोनों बारिश का संगीत सुन रहे हैं। मैंने पेड़ की छाया से निकलकर हथेली बारिश को सौंपी तो बारिश की बूंद मेरी हथेली पर गिरी। हथेली के दबाव के साथ उस बूंद को मैंने अपने धड़कते सीने पर रख दिया, यह सोचकर कि उस बूंद की नमी को बानी मेरे भीतर बैठे महसूस करेगी। बारिश की उस बूंद बारिश की उस एक बूंद की नमी में वो मेरे धड़कते दिल की आज भी महसूस कर रही होगी। भीतर के सूने अंधेरे जंगल में मैं भी अकेला भीग रहा हूँ, वह भी अकेली भीग रही है। फिर यह लगा कि भीतर बैठी बानी जैसे जंगल के किस तरफ है, यह मुझे जंगल में भटक कर पता लगाना है। मैं बारिश के बीच पेड़ के नीचे अचल खड़ा था। क्या बानी भी नदी के दूसरे तट पर अकेली खड़ी भीग रही है? मैं पेड़ की छाया से बाहर आया। पेड़ के नीचे बारिश नहीं थी, पेड़ के बाहर बारिश थी। भीतर और बाहर दो हिस्से थे। भीतर के हिस्से में पेड़ था, जहां बारिश पेड़ के ऊपर रुकी थी। पेड़ के बाहर बारिश थी। मैं भीतर से बाहर आया, मैं दौड़कर तट पर गया।
बानी दूसरे तट पर एक रंगीन धब्बा बनी भीग रही थी। मैंने आसमान की ओर सिर उठाकर देखा। कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर, कुछ मेरे मुंह के भीतर गिरी। मुंह में गिरी बूंदें कंठ के रास्ते नीचे उतर गई। मैं वापस पेड़ के नीचे आ गया। बानी वापस मेरे भीतर के जंगल में ठहर गई। मेरे कंठ से उतरी पानी की बूंदों का स्वाद बानी के कंठ में भी ठहर गया होगा। उसे भी मेरी आसक्ति का स्वाद महसूस हो रहा होगा। मैं उससे कहना चाहता था कि इस स्वाद में शताब्दियों का प्रेम घुला है। इन बूंदों में एक महासागर छिपा है। फिर मुझे लगा ऐसा कहना अस्वाभाविक और अति रोमानी होगा। मैं थक कर वापस लौटा। तब तक बारिश धीमी हो गई थी। दूसरे तट पर रंगीन धब्बा दिखाई देना बंद हो गया था। तभी लौटा। कपड़े बदलने के बाद भी मुझे नमी का एहसास हो रहा था। भीगे कपड़े आंगन की रस्सी पर लटके हैं। भीगे कपड़ों में भी मेरा कुछ हिस्सा रह गया होगा। वह बचा हुआ हिस्सा भीगे कपड़ों में दुबका नमी से बचने की पुकार लगा रहा होगा। घर में सभी लोग सो गए थे। मुझे रह रह कर पानी की चिंता हो रही थी। मैं 2 बार उठकर खिड़की से झांक चुका हूँ, जैसे यहाँ घर से ही नदी का दूसरा तट और फिर वहां से पानी का घर दिखाई दे जाएगा। यह मुमकिन नहीं था। विवश मैं हर बार खिड़की से लौटकर कुर्सी पर बैठ जाता था। नींद नहीं आ रही थी। नींद बाहर आंगन में खड़ी बारिश में भीग रही थी। संभवतः भीतर तो आ गई थी और मेरी आंखों की कोर पर बैठी मेरे भीतर हो रही बारिश में भीग रही है। यदि भीतर भी उतर गई तो भीतर के जंगल में भटक कर गुम हो जाएगी। पूरी रात जागकर काटनी होगी। बानी इस समय सो रही होगी। उसके हिस्से की बारिश भी मेरे भीतर के जंगल में हो रही है। एकाएक आहट हुई। आहट घर के दरवाजे पर नहीं, आहट मेरे भीतर के जंगल के मुहाने पर हुई। मैं चौंक गया। पहले मुझे लगा कि नींद जंगल में भटक गई है और आवाज लगा रही है। ध्यान से सुना तो लगा आवाज नींद की नहीं, बानी की थी। आवाज अब करीब से आ रही थी। मैं जंगल के मुहाने पर पहुंचा तो देखा बानी खड़ी है। मैं चकित रह गया। तुम्हें नींद नहीं आई? मैंने जंगल के मुहाने पर खड़ी बानी से पूछा। नींद तो भीग गई है, जंगल में भटकते हुए ठिठुर रही है, कहकर वह हंस पड़ी। उसकी हंसी में गीलापन नहीं था। उसकी हंसी एकदम उजली और खिली खिली धूप सी थी। इस रास्ते क्यों लौटी? मैंने पूछा। क्योंकि मुझे मालूम था कि इस रास्ते से तुम मेरी आवाज सुन लोगे, कहकर वह मेरे करीब आ गई। उसकी भूरी आंखों में एक धुंधला जंगल था। उसके गोरे रंग की देह पर पानी की बूंदों के टूटने के निशान थे। उसके रक्ताभ कपोल बारिश में धुलकर उजले हो गए थे। उस पर बारिश की रगड़ नहीं, जल का दुलार था। मैंने उसे हाथ पकड़कर जंगल के मुहाने से घर के दरवाजे के भीतर खींच लिया। उसकी देह बारिश में धुली ताजा वनस्पति की तरह कोमल थी और जल की बूंदों की भांति तरल और टूटने को आतुर। उसके देह पर बारिश का जल था, लेकिन वह खुद एक अजान आंच में थरथरा रही थी। वह आंगन में खड़ी हो गई और साड़ी को घुटनों तक उठाकर निचोड़ने लगी। साड़ी की सिलवटों में बह रही एक अदृश्य नदी साड़ी से निकलकर उसकी मुट्ठियों से होती हुई पैरों पर गिरने लगी। उसके पैर और ज्यादा उजले हो गए। वह आंगन से भीतर के कमरे में आई तो भीतर का कमरा भी गीला होने लगा। निचोड़ने से साड़ी से पानी की एक धारा निकली थी। शायद नदी अभी भी साड़ी में बह रही थी। नदी साड़ी में बह रही थी और बरस भी रही थी। कमरा गीला न हो इसलिए वह फिर आंगन में उतर गई, जैसे नदी कमरे से आंगन में उतर गई। मैं थोड़ी देर तक आंगन में बह रही नदी को देखता, फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर नदी के करीब आ गया। बानी के भीतर बहती नदी देह के तट तोड़ने को आतुर थी। मैं भीग रहा था और तप रहा था। मैं जितना भीग रहा था उतना तप रहा था। मैंने बानी के कंधे पर हाथ धर दिए। उसका सिर मेरे सीने से आ लगा। बहती हुई नदी की धारा बदल गई। नदी धीरे धीरे अब मुझ में भी बहने लगी। मेरी देह का हर हिस्सा अब नदी के हवाले था। नदी अब मुझसे होकर बह रही थी। नदी का वेग भी बढ़ने लगा। नदी की एक तेज लहर मेरे होठों से टकराई। उस उफनती और वेगवती लहर में एक ऐसी तड़फ थी जो होठों से टकराकर वापस नहीं लौटती थी, बल्कि वही किसी दूसरी जगह का रास्ता तलाशने लगती थी। उफनती हुई नदी के बहाव में एकाएक 2 भारी चट्टानें मेरे सीने से आ टकराई। मुझे लगा कि उन भारी चट्टानों के भीतर भी जैसे एक नदी उफन रही थी। उन 2 ठोस भारी पत्थरों के भीतर जैसे ठोस नदी कैद थी। बानी के देह से कपड़े बहकर आंगन में फैल गए थे। बानी की देह की नदी का उफान उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक अबूझ और गहरा भंवर था जो आंखों से उतरकर
देह के दूसरे हिस्सों पर उतर रहा था। मुझे लगा उस भंवर में एक ऐसा खिंचाव था जो उसमें डूब जाते और गुम हो जाने के लिए उकसा रहा था। मेरी देह के कपड़े बह रहे थे। कच्चे आंगन की जमीन पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। नदी मेरे भीतर, मेरे ऊपर से बह रही थी। मैं आकंठ नदी में डूबा था। दो भारी पत्थरों का दबाव मेरे सीने पर था, लेकिन शायद जल में डूबे होने के कारण उसका भार नहीं महसूस हो रहा था। लेकिन देह का रेशा रेशा उस दबाव की उत्तेजना में था। बहती हुई नदी में पता नहीं कौन सी खनिज एकाएक घुल गए थे कि बानी की देह की नदी एकाएक ज्यादा उजली और पारदर्शी हो गई थी। चट्टानें जल से धुलकर बेहद उजली और लवण स्वाद से भरी और भारी हो गई थी। नदी के उफान में मैं चट्टानों के दबाव से निकला तो अगली लहर के धक्के से पलट गया और चट्टानों के ऊपर औंधे मुंह गिरा। मेरा सिर अब चट्टानों के बीच फंसा था। उजली और धुली हुई चट्टानों की धड़कनों का राग मेरे कानों में बज रहा था। उस राग में एक बेकली थी जो देह की नदी में घुल रही थी। नदी छटपटा रही थी। वह अपनी बेकली से छुटकारा पाने के लिए उस राग को वापस बानी की देह की नदी में विसर्जित करना चाहती थी। इन सब के बीच नदी का एक अदृश्य और अनबजा गर्जन था जो तट के सारे बंध तोड़ने को उतावला था। फिर मुझे लगा जैसे नदी अपनी बेचैनी में उन दो पत्थरों का या चट्टानों में दाखिल हो गई है जिनमें धड़कनों का राग बज रहा था। तेज लहरों का गर्जन जैसे तट से टकराता है, वैसे ही वे पत्थर अपने भीतर उफनती नदी का वेग संभालने में असमर्थ हो रहे थे। उफनती लहरों का दबाव उन पत्थरों में से होकर मुझे महसूस हो रहा था। वे चट्टान नुमा दो भारी पत्थर नदी के वेग और बहाव से भर आए थे। हर अगली लहर के साथ वे भारी पत्थर सांस की सतह पर आते, फिर नीचे तल में धंस जाते। अजीब बात यह थी कि मैं चट्टानों के ऊपर था, फिर भी चट्टानों का भार मुझे लग रहा था। मैंने उस अजान और गोप्य भंवर में गिरने से पहले इतना महसूस किया कि चाहे यह जीवन का अंतिम क्षण हो, लेकिन इस राग की बेकली को दूर करने की इसके अलावा अब कोई राह नहीं है। नदियों के उफान और लहरों के उग्र घमासान के बाद एक भीगा हुआ सन्नाटा फैल गया। नम मिट्टी में लिथड़ी दोनों की निर्वस्त्र देह बाढ़ के बाद तट की वनस्पति के अवशेष की भांति पड़ी थी। एक दूसरे की देह के तट से लौटती नदी के ऊपर से गुजरते हुए हाँप रही थी। उसी के साथ बानी की देह की दो चट्टानें मेरे सीने के नीचे दबी हाँप रही थी। यह एक गहरे उफान के बाद की थकान थी। मैंने सिर उठाकर देखा। अब हम आंगन में नहीं, नदी के गीले तट पर थे। पता नहीं एक दूसरे की देह की नदी को हम नदी में विसर्जित करने के लिए यहाँ आए थे या फिर नदी का बहाव हम दोनों को इस तट पर छोड़ गया था। मैं देखकर खुश हो गया कि मैं नदी के दूसरे तट पर था। संभवतः जंगल का रास्ता एक दूसरे तट तक आता है। यह भी हो सकता है कि नदी हमें यहाँ छोड़कर गई हो। मैं उठकर नदी तक गया। नदी में जल की सतह पर पानी के जाते हुए पैरों के निशान थे, आते हुए पैरों के निशान नहीं थे। फिर मुझे याद आया कि बानी नाव से गई थी। फिर एकाएक मुझे यह भी याद आ गया कि मैं दूसरे तट पर बानी के साथ हूँ। तो यह बानी के पहले तट से आने के निशान है जो अब दूसरे तट से उल्टे दिखाई दे रहे हैं। मैं बानी के आते हुए पैरों के निशान को दूसरे तट से देख रहा हूँ। बानी उठकर कपड़े पहन रही थी। तब मुझे ध्यान आया कि मैं निर्वस्त्र हूँ। मुझे भी कपड़े पहनना है। कपड़े रेत में शंख की सीपियों के साथ धंसे थे। मैंने कपड़े खींचकर हाथ में लिए कुछ देर खड़ा रहा। नदी का बहाव अब उग्र नहीं था। जल की सतह के नीचे से जल की सतह के ऊपर से देखने पर उसकी उग्रता का अनुमान लगाना भी कठिन है। कहते हैं नर्मदा का बहाव सतह के नीचे बहुत तेज होता है। नर्मदा अपने आवेश के अतिरेक में उग्रता को सतह के नीचे रखती है। एक सतह नीचे, संभवतः यह प्रेम और ममता को बचाए रखने के लिए सतर्कता हो। मैं कपड़े पहनने लगा। फिर हम दोनों तट पर बैठ गए। बहती हुई नदी कनखियों से हमें देख रही है। आगे बढ़ते हुए भी पीछे पलट कर देख रही है। बानी का हाथ मेरे हाथ में है। उसका सिर मेरे कंधे पर टिका है। वह गहरे अनुराग से नदी को देख रही है। उसके पैरों से टकराते नदी के जल में जाने कौन सा संदेश था कि वह आहिस्ता से मुस्कुरा रही है। बादल छट गए थे। एक हल्की नीली रोशनी नदी की सतह पर फैल गई थी, जिसकी प्रतिछाया तट पर बिछ रही थी। बानी उठी और नदी के तट पर बिछी महीन रेत पर टहलने लगी। उसके टहलने से रेत पर बिछी रोशनी क्षण भर के लिए रेत में धंस जाती थी, फिर कदम उठाते ही वह कदम के निशान पर ठहर जाती थी। बानी ने हाथ के संकेत से उसे पास बुलाया। उसने टहलते हुए
तट पर आदर से सिर झुकाकर खड़े पेड़ से एक बड़ा सा पत्ता तोड़ लिया। मुझे प्यास लगी है, नदी से एक पत्ता पानी ले आओ, कहकर उसने पत्ता मेरे हाथ में दे दिया। मैं नदी से एक पत्ता नहीं, एक चांद भरकर पानी लाऊंगा, कहकर मैं पलटने लगा तो उसकी विस्मित हंसी ने मुझे रोक दिया। एक चांद पानी? वह मेरे हाथ से पत्ता लेकर उस प्याले की शक्ल में ढालने लगी। मैं उसे वापस नदी किनारे ले आया। चांद भी नदी किनारे की जल राशि में कांप रहा था। मैंने बानी के हाथ से पत्ते का प्याला लेकर नदी में चांद की जगह पर डुबाया तो उसमें पानी भरा और क्षण भर पत्ता वहीं पकड़े रहा। अब चांद पत्ते के प्याले में था। हम लोग बचपन में माँ के साथ पानी भरने आते थे तो सारे बर्तन इसी तरह चांद से भरते थे। हमारे घर चांद का पानी रहता था, कहकर मैंने उसे एक पत्ता चांद से भरा पानी दिया। बानी के चेहरे से अब विस्मय नदारद था। वह खुश हो गई। उसकी खुशी चांद से भरी थी। एकाएक उसका चेहरा भी चांद हो गया। उसके चेहरे के आलोक में नदी की जलराशि बिल्लौरी हो गई। नदी के तट की रेत कांच सी चमकने लगी। हम दोनों टहलते हुए रोशनी का पीछा करते तट से थोड़ी दूर चले गए। यहाँ झाड़ियों की संख्या बहुत कम थी, पेड़ बिल्कुल नहीं थे। गीली जमीन दूर तक निर्जन और वनस्पति विहीन थी। नगर के जिम्मेदार लोग बता रहे थे कि यहाँ बस्ती बसेगी। नगर विस्तार यहाँ तक होगा, मैंने बानी को बताया। बानी के चेहरे पर चांद क्षण भर के लिए धुंधला हुआ। उनके नगर बसाने से पहले हम यहाँ जंगल लगा दें तो कैसा रहे? बानी के पास एक विकल्प समाधान था। हम दोनों मिलकर कितने पौधे लगा पाएंगे? मैंने अपनी असमर्थ जिज्ञासा रखी, जिसमें उसे उसके समाधान को रद्द करने के संकेत दिखाई दिए। कहते हैं कि खरदूषण ने एक रात में एक नगर बना दिया था, तो हमारे पास भी एक रात है। नगर बसाने से आसान जंगल लगाना है। एक नदी का इलाका है, यह हिस्सा नदी की संपत्ति है। यहाँ बस्ती नहीं, जंगल बस सकता है। बानी के चेहरे की रोशनी थोड़ी तमतमा रही थी। जंगल बसता नहीं है, जंगल लगाया जाता है। मैंने उसके वाक्य को दुरुस्त किया। नहीं, जंगल भी बसता है। जंगल की भी अपनी एक बस्ती होती है। उसकी जिद मुस्कुराने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और पौधा लगाने की तैयारी करने लगी। उसने वहीं कहीं से एक नुकीला पत्थर उठाया और गड्ढा तैयार किया। खोज कर एक पौधा लाई और वहां रोप दिया। पहला पौधा रोपते ही नदी के असंख्य जीव बाहर आए। कोई पास के जंगल से पौधा लाया, कोई गड्ढे करने लगा, कोई पौधे लगाने लगा। एकाएक सारे प्राणी जैसे इसी काम में जुट गए। फिर तो पास के जंगल से भी प्राणी आकर जुड़ने लगे। पहली शुरुआत बानी ने की थी, जो मुझे कठिन काम की शुरुआत लग रही थी, लेकिन अब तमाम गोचर अगोचर प्राणी इस प्रयोजन में जुट गए थे। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और पंछी जैसे एकाएक इसी काम के लिए कटिबद्ध हो गए थे। रात थी कि खत्म नहीं हो रही थी। बानी के चेहरे की रोशनी हर प्राणी के चेहरे की रोशनी हो गई थी। मैं थक कर चूर जब तट की रेत पर मूर्छा से गिरा तो असंख्य प्राणियों का शोर धीमा होता गया। सुबह होश आया तो देखा मैं और बानी तट के एक नए और घने जंगल में थे। नदी बहुत धीमे धीमे शांत बह रही थी। जंगल की कोमल छाया नदी की जलराशि पर गिर रही थी। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत आभार थैंक यू। भालचंद्र जी। और मुझे लगता है कि जन्मदिन पर इससे बेहतर कहानी का चुनाव जरा मुश्किल ही हो। बहुत ही शानदार भाषा, प्रयोग, जो बात आप कह भी रहे थे, फैंटेसी और यथार्थ दोनों का एक अद्भुत समन्वय, और किस तरह से यह कहानी गुथी गई है। मुझे लगता है कि यह पूरी कहानी एक लंबी कविता सरीखी है। जी, ये बात मुझे और लोगों ने भी कही। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो निश्चय ही इसमें प्रेम, रागात्मकता, स्वप्न, दर्शन, सौंदर्य, यह सब अपने आप उपस्थित हो रहे हैं, गलवहियां कर रहे हैं परस्पर जी। और दोनों के बीच जिस तरह के संवाद हैं उससे भी कई चीजें निकल रही हैं। बड़े बड़े ही सहज से संवाद हैं, और उसमें जो हाजिर जवाबी है बानी की, और जो कहानी में जो मैं है उसकी जो अपनी उत्सुकता है, और बानी की जो हाजिर जवाबी है, इससे भी कहानी का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। जैसे वह शुरू में ही कहता है कि
भाई नर्मदा तो कुमारी हैं, फिर आप उनको माँ कैसे कह रही हैं? तो जवाब हाँ देती है कुमारी हो, लेकिन नदी तो माँ होती है। हाँ, हम उनको माँ कह सकते हैं। माँ या कहा जंगल तो की जा बात, सकता है। जी, बिल्कुल। कई ऐसे विमर्श, या यह जी कितनी बड़ी बात है कि भाई अगर नदी का पानी बारिश के दिनों में बस्तियों में आता है और नुकसान होता है, तो एक जगह वाणी कहती है कि नदी के पास रहने की इतनी कीमत तो हाँ हाँ, चुकानी होगी। चुकानी होगी, बिल्कुल बिल्कुल। उस सुख के लिए आपको इतना तो दुख उठाना पड़ेगा। तो पर्यावरण को जो मानवीय बसावट है उससे ऊपर रखना, क्योंकि जी कहीं ना कहीं पर्यावरण पहले है, हम लोग तमाम जीव जंतु उसके बाद हैं। और जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, और प्रेम के, मिलन के, दैहिक दैहिक ऐसी जो गर्माहट है, जो उसमें चीजें आई हैं मिलन की, वह भी जी अद्भुत है। मैं भीग रहा था और तप रहा था, जितना हाँ भीग रहा था उतना तप रहा था। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत ही शानदार कहानी जी, मैं कहूंगा। और थैंक यू। मित्रों, आज हम लोगों ने यह कहानी भालचंद्र जी से सुनी, अच्छा लगा। इस कहानी के रचाव पर कुछ कहना चाहें, या जब यह कहानी मन में आई तो उस समय किस तरह की चीजें हो रही थी भीतर, कुछ बताएं। देखिए, जो मैंने जैसा शुरू में तय किया था कि फैंटेसी जब भी मैं लिखता हूँ, तो एक हम स्वप्न संसार रचते हैं, अविश्वसनीय। तो पूरी कहानी जब आगे चलती है, तो मैं उस अविश्वसनीयता को एक धीरे-धीरे विश्वास में बदलता चलता हूँ। जैसे वाणी उसकी हर चीज़ों को रद्द करती है, उसके अविश्वास को, और धीरे-धीरे नायक को भरोसा होने लग जाता है कि ये ठीक कह रही है। उसको अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक रात में जंगल बस जाएगा। पर वो चीज़ें जिस तरह से घटित होती, मैं बहुत क्रम से रखता हूँ उसको, कि उस फैंटेसी में से उपजे अविश्वास को, जो नायक का अविश्वास है या पाठक का भी वो अविश्वास हो जाएगा, उसको धीरे-धीरे एक विश्वास में बदलता चलता हूँ। और ये एक कठिन काम है। यदि ये, अब मैं कितना साथ पाया नहीं जानता, पर यदि सध जाता है तो ये फैंटेसी की सफलता होती है, और अ, इसे साध पाना थोड़ा कठिन काम लगता है। और मुझे फैंटेसी लिखते काफ़ी समय हो गया, और मेरे मित्रों का कहना है कि ये संतुलन बहुत अच्छा है इन इन कहानियों में। तो मुझे जी बड़ा सुख मिलता है कि कोई इस तरह से उन चीज़ों को समझ रहा है कि ये अविश्वसनीय को विश्वसनीय बनाने का जो कथा कौशल है, वो उसका संतुलन भी आखिर तक चलना चाहिए, और आखिर में जाकर उसने उस परिणाम पर पहुँचना चाहिए। या तो शुरू में नहीं घटित होना चाहिए, वो धीरे-धीरे क्रम से बढ़ना चाहिए आगे, और उसी के बीच यथार्थ भी चलता रहता है। ये मैं कोशिश करता हूँ, जब भी कहानी लिखता हूँ, फैंटेसी कोई लिखता हूँ, तो उसके बीच यही कोशिश रहती है मेरी। जी, निश्चय ही, निश्चय ही यह यथार्थ और फैंटेसी की जो आवाजाही है, जब कभी इसकी चर्चा होगी और इसके उदाहरण हम ढूंढने के लिए कहानियों में आएंगे, तो यह जी, कहानी भी उसमें एक होगी। हमारे साथ शर्मिला जालान जी जुड़ी हुई हैं लगातार, जी। उनकी शर्मिला प्रतिक्रिया जी आ एक रही बात, है। हाँ, शर्मिला जी एक बात कहना चाहूँगा कि विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ कहानी में शुद्ध कविता है। वे यथार्थ को उस तरह नहीं साथ रखना चाहते। वो फैंटेसी से शुरू करके फैंटेसी में ही खत्म करते हैं। उसके बीच में जीवन यथार्थ को उस तरह से नहीं लाते जैसा मैंने कोशिश की है। कोशिश मतलब ऐसा नहीं कि उनसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, उनसे भिन्न करना चाहता हूँ। हर एक के रास्ते भिन्न होते हैं। हमारे यहाँ निर्मल वर्मा भी है, विनोद कुमार शुक्ल भी है, तो एक अलग रास्ता बनाना मेरे लिए कठिन था। इसलिए मैंने यथार्थ और फैंटेसी के साझा शिल्प की कल्पना की और उसको साधने की कोशिश की है। विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ आप देखें कि कहानी में भी पूरी तरह कविता है, और वो उसी को निभाते हैं, उसी में अपनी बात कहते हैं। ये तो भिन्नता है हम दोनों के बीच। जी भाषा के हिसाब से याद आ जाए वो अलग बात है। आपकी बात यहाँ मैं सहमत हूँ कि हो सकता है। जी, जी, उनकी प्रतिक्रिया थी शर्मिला जी, जालान जी की कि राग की जी, बेकली और जी, मिलन की अद्भुत काव्यात्मक कहानी, भाषा जी, में कहानी विकसित होती है। कभी कभी विनोद कुमार शुक्ल भी ऐसा याद आते हैं। हाँ, हाँ, उसी का आपने जवाब दिया, इसी जी, बात पर हाँ, अपने अपने अपनी राय रखी। हमारे साथ कल्पना मनोरमा जी जुड़ी हुई हैं,
वे अपनी टिप्पणी में कह रही हैं कि इस कहानी को अगर स्त्री विमर्श के प्रतीक में ली जाए तो यह स्त्री हाँ, जीवन का पूरा खांचा खींचती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके विश्वास की, उसके ताकत की कहानी है ये, कि उसे मालूम था कि मैं एक रात में जंगल बना दूँगी। पुरुष को विश्वास नहीं था। उसे मालूम था कि एक रात में जंगल बसाया जा सकता है। बनाया नहीं, बसाया जा सकता है, और वो बसाती है। ये बड़ी बात है। और एक यह भी बहुत आपने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि जो पाठक के जो सवाल हैं, जो हाँ, अविश्वसनीयता है, हाँ, उसको भी तार्किक ढंग से जवाब देने का जो कौशल है, वह जो हाँ, कहानी के भीतर न दिखता हुआ शिल्प है, जी, वह भी बेहद खास है। हाँ। जिसमें कहानी का जो मैं है वह सवाल कर रहा है, दरअसल वह पाठकों की ओर से सवाल कर रहा है, उनकी देखिए, चिंताएं क्या रख है रहा कि है। जो बाहर का स्ट्रक्चर है, वो मैं इस तरह तैयार करता हूँ कि इतना पारदर्शी होना चाहिए कि आंतरिक संरचना भी दिखाई देने लगे। जी, जी। शर्मिला जी लिख रही हैं कि रविंद्रनाथ का बारिश का मौसम भी मन में आता और जाता है। जी, जी, जी। रविन्द्रनाथ टैगोर को याद करते हुए वे लिख रही हाँ, हैं। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, आप कुछ कह रहे थे जोशी जी। मैंने यही अभी कहा कि मैं भूल गया क्या बात कह रहा था। वो शर्मिला जी की बात। वो, हाँ, वो जो पाठक की ओर से जो चीजें उपस्थित होती हैं मैं के माध्यम से, हुँ, अविश्वसनीयता, लेकिन हुँ। उसके जो तार्किक ढंग से जवाब देती है, हाँ, मैं और ये सिर्फ कह रहा जवाब था। नहीं देती। जी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे मैं जी। ये कह रहा था कि उसके लिए ज़रूरी है कि कहानी का स्ट्रक्चर बाहर का इस तरह से हो, इतना पारदर्शी कि आंतरिक संरचना भी दिखाई दे, वो अपने भाव भी प्रकट कर सके। उस तक पाठक की दृष्टि पहुँचे कि एक लेखक इस शिल्प में, इस भाषा में आखिर कहना क्या चाहता है। मतलब भाषा का भी आनंद ले और उसके आशय तक भी पहुँचे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, और जो स्त्री लेकिन पुरुष, हाँ, 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 कहें आप जी। वो उसके आशय तक यदि नहीं पहुँचेगा तो उसको आनंद तो आएगा, लेकिन सिर्फ़ भाषा का आएगा। वो हाँ, हाँ, कच्छ का नहीं आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इतना बाहर का जो बाहरी संरचना है उसको बहुत पारदर्शी रखें, कि भीतर की चीज़ें उसे साफ नज़र आएँ। और बीच बीच में ह्यूमर जो है वह हाँ, भी हाँ। आया है। वह जाहिर है कि वो फैंटेसी और यथार्थ के बीच जो आवाजाही हुई है, जी, उससे भी जी। अपने आप हंसी हाँ, उभरती है, उससे स्मित रेखाएं फूटती हैं हाँ, कि नींद बिल्कुल। नींद जो है उसकी साड़ी में बारिश हो रही है, या हाँ, वो हाँ। दोनों वस्त्रहीन हैं। तो यह जी, जो स्त्री पुरुष का जो अपना रागात्मक संबंध है, वह तो है ही, उसका अपना सौंदर्य है ही बिल्कुल प्रकृति के बीच, वह खास है। लेकिन यह संबंध किस तरह से संरचनात्मक संबंध बन जाता है, किस तरह हाँ, से एक उद्देश्य में बदल जाता है, वह भी खास है। कि ये लोग बिल्कुल। पर्यावरण को बचा लेते हैं और जंगल बसाने की बात करते हैं, और जो स्त्री का जो अपना अस्तित्व है वह इसलिए और अधिक सघन हो जाता है कि उसमें अविश्वास से यात्रा करता हुआ विश्वास तक पहुंचता है पुरुष। तो स्त्री कैसे अपने साथी को भी विश्वास में लेती है, और एक पहल, एक स्त्री की पहल कितनी हुँ, बड़ी पहल बन जाती है कि पूरी पारिस्थितिकी, पूरा इकोलॉजी उसके साथ हो उठता है। और यह संबंध रागात्मक दैहिक संबंध के आगे बढ़कर एक संरचनात्मक संबंध भी जी, के रूप में भी बदल जाता है। मुझे लगता है बिल्कुल। यह भी एक बड़ी खासियत है। इससे भी कहानी एक बड़ी कहानी बन जाती है। जी, अगर जी, ये चीजें ना आती जी, तो कहानी में उस तरह की जो जो एक कई तरह के जो कोण हैं वे उतने जी। कोण ना आ पाते। हाँ, तो बहुत बहुत आभार भालचंद्र जी। जी, आज जाहिर है कि आप दिल्ली में हैं, अपने पुत्र के पास हैं, जी, और जी। वहां भी चूंकि पिता का जन्मदिन है तो तमाम घर के लोग इस अवसर पर जी, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, बहरहाल इन सब के बीच आपने समय निकाला, और इतनी सुंदर कहानी, इतनी संरचनात्मक, इतनी क्रिएटिव जी, कहानी, जो कहीं ना कहीं क्रिएशन पर बल देती हुई कहानी है। जी। पूरी थीम में
प्रकृति है और प्रकृति के साथ मनुष्य का और तमाम पारिस्थितिकी का साहचर्य है, खुले में बिल्कुल प्रकृति के बीच। प्रकृति ही हमारा घर है, बारिश ही हमारा घर है, इस बोध के साथ रची हुई है कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया भालचंद्र जी, फिर मिलेंगे। नमस्कार जी, थैंक यू। तमाम मित्रों का हार्दिक आभार जो हमसे जुड़े रहे, हमारे साथ है। कुछ और नए मित्रों के नाम ले लूं, इंदु चौबे जी, जयमाला जी और सरिता कुमारी जी, तमाम दूसरे मित्रगण जिनकी प्रतिक्रियाएं आई, आप सभी का धन्यवाद। भालचंद्र जोशी जी का अभिनंदन। नमस्कार। थैंक यू, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुभ रात्रि।